Hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we are going to discuss some more numericals on slope and deflection. Slope and deflection से related हम कुछ और numericals देखेंगे and इन सभी numericals में हम short tricks देखेंगे. जो अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने पहले 5 methods देखी, फिर उसके बाद 2 concept देखे, that is principle of superposition and Maxwell's reciprocal theorem. तो यहाँ पे हम अभी जो न्यूमेरिकल्स का हम प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हम पांचों मेथड्स में से मेथड्स को अप्लाई नहीं करेंगे. हम सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस हमने लिखे थे सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस को यूज़ करेंगे. और जो हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे अभी लास्ट लेक्चर में, दैट इज मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उनको यूज़ करके और कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स लगा के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. तो ये जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके लिए प्री रिक्विजिट है. सबसे पहला तो आपके पास वो सारे जो फॉर्मूलेस है वो आपको याद होना चाहिए. अभी तक अगर याद नहीं है तो आप पीछे से देख के यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने 6 और 7 फॉर्मूलेज आपको बताए हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, आप उतना प्लीज याद कर लीजिए. उसके अलावा आपको मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आना चाहिए. ठीक है, सो इतना अगर आपको आ रहा है तो आप इजीली सब क्वेश्चंस बना ले जाएंगे यूजिंग शॉर्ट ट्रिक. इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले. सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू. यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट रिएक्शन फोर्स एट सपोर्ट बीम. Now this is a prop cantilever beam and this prop cantilever beam के लिए आपको क्या निकालना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है एट पॉइंट बी. नाउ दिस इज अ इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. हमें पता है कि इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोन से सॉल्व नहीं कर सकते. इनके लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, इनके लिए हमें कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन की जरूरत पड़ती है. एंड कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन किसकी टर्म्स में होती है, कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन रहती है इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे कितने अननोन फोर्सेस है इस स्ट्रक्चर में, 3 तो यहाँ पे है फिक्स्ड एंड पे और 1 रोलर सपोर्ट पे. तो देयर आर टोटल 4 अननोन रिएक्शंस, 3 + 1 4. एंड हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी, ओनली 3. दैट मीन्स हमें एक कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन चाहिए, दैट इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इज 0. सो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इज 0. तो पॉइंट बी पर क्या हो रहा होगा, पॉइंट बी पर एक रिएक्शन लग रहा होगा लाइक दिस, एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन आर बी क्या आ रहा होगा, पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन 0 आ रहा होगा. तो दिस इज आवर कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन, दैट इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इज 0. नाउ ये जो सिस्टम है, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम विच इज हैविंग 2 फोर्सेज. अब इसमें कितने फोर्स आ गए, 2 फोर्सेज आ गए. वन इज दिस 10 किलो न्यूटन, सेकेंड इज दिस आरबी. सो दिस कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू मल्टीपल लोडिंग. दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू मल्टीपल लोडिंग. दैट मीन्स इसके लिए हमारे पास देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाइए फॉर दिस स्ट्रक्चर. सो आई हैव अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. और ये जो मल्टीपल लोडिंग है इसको हमने क्या स्प्लिट कर दिया, इसको हमने इंडिविजुअल लोडिंग में स्प्लिट कर दिया है. नाउ फॉर दिस इंडिविजुअल लोडिंग हमें क्या करना है, हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है एट पॉइंट बी. एंड उस डिफ्लेक्शन को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर. ठीक है, सो वी नो दैट नेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी डेल्टा बी नेट इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स डेल्टा B1 प्लस डेल्टा B2 इज इक्वल्स टू 0. so what we have to calculate, we have to calculate deflection at point B for this first case and for the second case. और दोनों को ऐड करना है, उसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, RB. सो डेल्टा B1 कैलकुलेट करिए. नाउ डेल्टा B1 कैलकुलेट करने के लिए अगेन देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला. आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है डेल्टा B1 को कैलकुलेट करने के लिए. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम है यहाँ पे. तो आपने पहले क्या लगाया, पहले आपने लगाया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और 2 पार्ट्स में इसको आपने डिवाइड कर लिया, स्प्लिट कर लिया मल्टीपल लोडिंग को. एंड नाउ यू हैव टू अप्लाई व्हाट, यू हैव टू अप्लाई मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम. अब आपको क्या लगाना है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लगाना है. सो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या बोलता है, deflection of point 1 when load at point 2 is equals to deflection of point 2 when the same load is applied at point 1. So deflection of B when load at C is equals to deflection of C when load at B. तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लगा के हम क्या करेंगे, C पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालेंगे. तो वी विल कैलकुलेट डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट C. और लोड कहाँ पे लगाएंगे, हम लोड लगाएंगे हम पॉइंट B पर. सो लोड लगा दिया मैंने पॉइंट बी पर, और डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकालूंगा आप, सी पर. तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. लेंथ कितना, इट इज
1.5 meter and it is 0.5 meter. This is 10 kilonewton. So now we will calculate deflection of point C when load it is at point B. So delta B1 when load it at C is equals to delta C when load is at B1. ठीक है, सो मुझे डेल्टा C निकालिए। तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कई बार हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि ये जो बीम है इसका डिफ्लेक्शन कैसा आएगा। दिस बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस और इसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, बी तक डिफ्लेक्ट करेगा और बी के बाद क्या होगा, एज ए स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। तो आप डेल्टा एट बी कैलकुलेट करिए ड्यू टू लोड एट बी, दैट इज PL क्यूब बाई 3i, दैट इज 10 इंटू 1.5 का क्यूब, 10 इंटू 1.5 का क्यूब अपॉन 3i प्लस थीटा एट बी। इसको मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, इसको भी डेल्टा B1 की जगह डेल्टा बी कर दो, आप कंफ्यूज हो गए। तो डेल्टा बी व्हेन लोड इट एट C इज इक्वल्स टू डेल्टा C व्हेन लोड इज एट B। सो दैट इज PL क्यूब अपॉन 3i प्लस थीटा बी, इट इज डेल्टा बी प्लस थीटा बी इंटू 0.5। तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, PL क्यूब बाई 3i प्लस थीटा बी इज PL स्क्वायर अपॉन 2ei इंटू 0.5। P कितना है, इट इज 10 इंटू L इज 1.5 का क्यूब अपॉन 3ei प्लस P इज अगेन 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2ei इंटू 0.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा B1। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा B2। डेल्टा B2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। फॉर दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B। सो डेल्टा B2 दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू PL क्यूब बाई 3ei। so this is equals to RB into L is 1.5 का क्यूब अपॉन 3ei। so we know that delta net is equals to delta B1 प्लस डेल्टा B2, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए दैट डेल्टा B1 कहाँ पे आ रहा है, इट इज डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है डेल्टा B1। एंड डेल्टा B2 कहाँ पे आ रहा है, ये कैसा डिफ्लेक्ट होगा, हॉक करेगा। सो डेल्टा B2 कैसा आ रहा है, अपवर्ड। सो एल्जेब्रिक सम में एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। जब आप इसका एल्जेब्रिक सम लोगे तो एक क्वांटिटी प्लस आएगी एक माइनस आएगी। दैट इज आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लीजिए। सो डेल्टा नेट इज इक्वल्स टू अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सो माइनस 10 इंटू 1.5 का होल क्यूब अपॉन 3ei प्लस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2ei। सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। तो माइनस 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2ei इंटू 0.5 प्लस RB इंटू 1.5 का क्यूब अपॉन 3ei। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से देखिए 1.5 का स्क्वायर तीनों में से कॉमन लेके 0 में डाल दिया, ei कॉमन लेके 0 में डाल दिया। 3 इंटू 0.5 ये हो जाएगा, सो -5। तो -5 माइनस 2.5 प्लस 0.5 RB, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से RB क्या आ जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाई 0.5 दैट इज 15 किलो न्यूटन। सो RB कितना आ गया, रिएक्शन एट पॉइंट B इज 15 किलो न्यूटन। रिएक्शन एट पॉइंट B आ गया 15 किलो न्यूटन। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ फॉर दिस न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन बीम ऑफ लीनियर इलास्टिक मटेरियल द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज 10 की पावर 6 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो EI की वैल्यू दी है 10 की पावर 6 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट द वर्टिकल रिएक्शन फोर्स एट द फिक्स एंड। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड एंड पे वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। W दिया हुआ है कितना, 128 किलो न्यूटन। सो देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में जो फ्री एंड है, सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, जो फ्री एंड है B, वहां पे डिफ्लेक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है 96 mm पे, ठीक है। डिफ्लेक्शन को किस पे रेस्ट्रिक्ट किया, 96 mm पे। अब ये 128 किलो न्यूटन लोड की वजह से अगर फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन 96 mm से कम आएगा, दैट मीन्स फिक्स्ड एंड पे जो पूरा का पूरा रिएक्शन है वो टोटल लोड कौन रजिस्ट करेगा, फिक्स्ड एंड रजिस्ट करेगा, ठीक है। अगर फ्री एंड पे 128 किलो न्यूटन की वजह से 96 mm से कम डिफ्लेक्शन आएगा, दैट मीन्स ये जो कैंटिलीवर बीम है वो इस सपोर्ट से कांटेक्ट में नहीं आएगा। दैट मीन्स जो टोटल लोड है 128 इंटू 10 ये कौन रजिस्ट करेगा, फिक्स सपोर्ट रजिस्ट करेगा। अगर
128 किलो न्यूटन की वजह से ये जो कैंटिलीवर बीम है इसका फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन 96 mm से ज़्यादा आ जाता है। दैट मीन्स इन दैट केस ये कैंटिलीवर बीम और ये सपोर्ट के बीच में कांटेक्ट हो जाएगा और इस सपोर्ट से भी कुछ रिएक्शन मिलेगा किसको, कैंटिलीवर बीम को। समझ में आया? तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये 128 किलो न्यूटन की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है बीम में। 128 किलो न्यूटन की वजह से इस बीम में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, सो कैलकुलेट करिए। सो फ्री डिफ्लेक्शन एट बी, सो डेल्टा बी फ्री, दिस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 सो डब्ल्यू दिया है आपको 128, एल इज 10 मीटर, तो 10 की पावर 4 अपॉन 8 इंटू ई आई इज 10 की पावर 6। तो डेल्टा बी फ्री कितना आ जाता है, इट इज इक्वल्स टू 160 mm। कितना आ जाता है, डिफ्लेक्शन एट बी आ जाता है 160 mm। दैट मीन्स दिस फ्री डिफ्लेक्शन इज मोर देन व्हाट, दिस इज मोर देन 96 mm। सो 96 mm से ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है। दैट मीन्स इस बीम का जो कैंटिलीवर बीम है उसका कांटेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सपोर्ट पे एट पॉइंट बी। दैट मीन्स पॉइंट बी पर भी सपोर्ट से कुछ रिएक्शन आएगा। ठीक है, नाउ अगर सपोर्ट से रिएक्शन आ गया पॉइंट बी पर, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, अगेन ये स्ट्रक्चर बन गया इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। नाउ ये स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट बन गया तो वी हैव टू डेवलप अ कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। क्या कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन बनेगी, देखिए, फॉर दिस स्ट्रक्चर compatibility condition will be delta at b is equals to how much, 96 mm। ठीक है, डेल्टा एट बी कितना हो जाएगा, 96 mm। दिस इज द compatibility condition for this structure। इस स्ट्रक्चर के लिए ये compatibility condition हो जाएगी। Now what we have to do, we have to again apply principle of superposition। तो अप्लाई करिए principle of superposition। so this is the structure and this structure is subjected to UDL of 128 kilonewton per meter and it is also subjected to a reaction force। रिएक्शन लगेगा ना, अगर वो पॉइंट बी पर सपोर्ट से कांटेक्ट में आ जाएगा तो पॉइंट बी पर क्या होगा, पॉइंट बी पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज आर बी। ठीक है, नाउ ये जो एक्सटर्नल फोर्स है 128 किलो न्यूटन पर मीटर की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा प्लस आरबी की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा पॉइंट बी पर, इन दोनों डिफ्लेक्शन का नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, इन दोनों डिफ्लेक्शन का नेट इफेक्ट होना चाहिए 96 mm। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज ए, दिस इज बी। सो डेल्टा B1 कैलकुलेट करिए, तो अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 160 mm। डेल्टा B2 कैलकुलेट करिए, इट इज RB इंटू लेंथ कितना है, लेंथ इज 10। सो RB इंटू 10 का क्यूब अपॉन 3EI। सो डेल्टा B नेट इज हाउ मच, इट इज 96 mm। अब देखिए जो 160 mm है कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड, एंड ये जो RB इंटू 10 का क्यूब अपॉन 3EI ये कैसा आ रहा है, अपवर्ड। सो एक जब एल्जेब्रिक सम लोगे तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को निगेटिव लेना पड़ेगा। सो एल्जेब्रिक सम लीजिए इसका। सो यहाँ पे हमें डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि नेट डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, नेट डिफ्लेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए इस स्ट्रक्चर में नेट डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, 96 mm डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए, अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव लोगे तो ये -96 हो जाएगा। सो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए, दैट इज 160 माइनस RB इंटू 10 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 6, दिस इज इक्वल्स टू 96 mm। नाउ ये जो टर्म है, इस टर्म में सारी की सारी वैल्यूज जो है वो न्यूटन मीटर में है। दिस इज 10, लेंथ जो है दैट इज इन मीटर, 10 की पावर 6 इज ऑल्सो किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सारा टर्म किस में, किलो न्यूटन मीटर में है। तो आपको इसको mm में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 की पावर 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा RB इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 6, दिस इज इक्वल्स टू 160 माइनस 96। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसल, इट इज इक्वल्स टू 64 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 192 किलो न्यूटन। सो RB आ गया 192 किलो न्यूटन, RA प्लस RB कितना हो गया, इट इज 128 इंटू 10। RB पता है हमें, दैट इज 192 किलो न्यूटन। तो RA कितना हो जाएगा, RA विल बी इक्वल्स टू 1280 माइनस 192, दैट इज इक्वल्स टू 1088 किलो न्यूटन। तो RA कितना आ गया यहाँ से, इट इज 1088 किलो न्यूटन। ठीक है, सो RA आ गया आपका
दैट इज रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड, यही पूछा था, कैलकुलेट द वर्टिकल रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड। सो द वर्टिकल रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड इज 1088 किलो न्यूटन। देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, व्हाट कैलकुलेट करना है कि इस 128 किलो न्यूटन की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर डिफ्लेक्शन 98 से कम आएगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 128 इंटू 10 दैट इज 1280। नाउ डिफ्लेक्शन 96 से ज्यादा आ रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे आरबी ये पॉइंट पे सपोर्ट से क्या आएगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। सो ये जो 1280 किलो न्यूटन टोटल लोड है उसका कुछ पार्ट कौन शेयर करेगा, ये सपोर्ट शेयर करेगा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो फॉर द गिवन लोडिंग डायग्राम यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड। अगेन आपको क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड एंड पे रिएक्शन कैलकुलेट करना है। नाउ ये अरेंजमेंट आप थोड़ा सा समझिए। नाउ दिस इज अ कैंटिलीवर बीम और ये कैंटिलीवर बीम इस सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे रेस्ट कर रहा है, देयर इज नो कनेक्शन, ठीक है, दोनों बीम्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट एक कैंटिलीवर बीम सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर रेस्ट कर रहा है। नाउ क्या होगा इस लोड से, इस लोडिंग की वजह से ये सिंपली सपोर्टेड बीम क्या करेगा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्ट होगा एंड सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन किस में आएगा, सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा ऑन दिस कैंटिलीवर बीम। सो ये सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्ट करेगा एंड सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन किस में आएगा, कैंटिलीवर बीम में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा बी, दिस इज डेल्टा बी एंड डेल्टा बी दोनों में सेम रहेगा, दैट इज जो कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन आएगा वही सेम डिफ्लेक्शन इस सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में आएगा। दिस इज द कॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का यही कॉम्पैटिबिलिटी है, दैट इज जो डिफ्लेक्शन इस कैंटिलीवर के फ्री एंड पे आएगा वही डिफ्लेक्शन इस सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे आएगा। सो सॉल्व करिए इसको। अगेन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना पड़ेगा। सो यूज करिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए हमने क्या किया, हमने दोनों मेंबर्स को सेपरेट कर लिया है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, जब ये बीम, ये कैंटिलीवर बीम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इस मेंबर के ऊपर एक लोड लगाएगा, ठीक है, इस मेंबर के ऊपर एक लोड लगाएगा और ये मेंबर जो है, ये जो CD मेंबर है, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर। सो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो क्या करेगा, वो मेंबर के ऊपर दैट इज कैंटिलीवर बीम के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में लोड लगाएगा एंड कैंटिलीवर बीम जो है वो क्या करेगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट लोड लगाएगा, किस पे, ऑन दी सिंपली सपोर्टेड बीम। आई एम राइटिंग दिस अननोन लोड एज RB, ठीक है, ये अननोन लोड को मैं अज्यूम कर रहा हूँ एज RB। तो RB लोड लगेगा ऑन दी कैंटिलीवर इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड RB लोड लगेगा ऑन दी सिंपली सपोर्टेड बीम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैंटिलीवर पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। सो फॉर दिस स्ट्रक्चर वी कैन राइट compatibility, दिस इज हाउ मच, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 5 मीटर 5 मीटर। सो वी कैन राइट डेल्टा B फॉर कैंटिलीवर इज इक्वल्स टू डेल्टा B फॉर सिंपली सपोर्टेड। तो कैंटिलीवर के लिए डेल्टा बी निकालिए। सो डेल्टा बी फॉर कैंटिलीवर इज 100 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 8EI माइनस RB इंटू 10 का क्यूब अपॉन 3EI, दिस इज इक्वल्स टू RB इंटू 10 का क्यूब अपॉन 48EI, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर सेंटर में पॉइंट लोड लगता है तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होता है, PL क्यूब बाय 48EI। सिंपली सपोर्टेड बीम के अगर सेंटर पे पॉइंट लोड लगेगा तो उसका डिफ्लेक्शन कितना आएगा, PL क्यूब बाय 48EI। सिमिलरली UDL लगेगा कैंटिलीवर बीम पे तो फ्री एंड पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, इट इज WL की पावर 4 अपॉन 8EI। और UDL और पॉइंट लोड लगेगा कैंटिलीवर के फ्री एंड पे तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, PL क्यूब बाय 3EI। यहाँ पे PL क्यूब बाय 3EI को नेगेटिव क्यों लिया है, बिकॉज दिस इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये 100 की वजह से कैसा आएगा, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड, RB की वजह से कैसा आएगा, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड को नेगेटिव लिया है, ठीक है। सो यहाँ से आप इस इक्वेशन में देयर इज ओनली वन अननोन दैट इज RB। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RB। तो RB का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए।
सबसे पहले ई आई कैंसिल, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से ही कैंसिल, सो 1000/8 दिस इज इक्वल्स टू आर बी अपॉन 48 प्लस आर बी अपॉन 3। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाती है आपकी 352.95। तो आर ए कितना आ जाएगा, आर ए इज 100 इंटू 10। टोटल लोड कितना लग रहा है कैंटिलीवर पे, दैट इज 100 इंटू 10 माइनस आर बी कितना चला गया, फोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम पे, दैट इज 352.95। तो आर ए कितना आ जाएगा, इट इज 647.05 किलो न्यूटन। तो आर ए आ गया 647.05 किलो न्यूटन। यही कैलकुलेट करना था आपको, दैट इज रिएक्शन फोर्स एट द फिक्स एंड। तो रिएक्शन फोर्स कितना आ गया फिक्स एंड पे, 647.05 किलो न्यूटन। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो फॉर दिस न्यूमेरिकल यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द गिवन लोडेड स्ट्रक्चर डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्पान। तो सेंटर ऑफ द स्पान पे आपको इस स्ट्रक्चर के लिए डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने हैं। नाउ इसके लिए देखिए आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी लेंदी अगर आप इसको मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो, एंड इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं है। हाँ, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया जा सकता है एक ट्रिक से। तो आप देखिए किस तरीके से हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट, सपोज दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, द गिवन वन, जो आपको लोडेड स्ट्रक्चर दिया है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लोडिंग को लगा रहा हूँ सेकेंड हाफ में। तो नाउ आई हैव अप्लाइड लोडिंग इन द सेकेंड हाफ। पहले क्या फर्स्ट हाफ में लोडिंग लगाया था फ्रॉम ए टू बी, अब लोडिंग लगा दिया है सेकेंड हाफ में। नाउ मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है एंड जो ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस। सो आप बोलेंगे कि इन दोनों में देयर इज डिफरेंस, ये दोनों तो अलग अलग ही स्ट्रक्चर है। इसमें तो लेफ्ट हाफ में लग रहा है लोड, इसमें राइट हाफ में लग रहा है लोड। सो यस डेफिनेटली दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। यहाँ पे जितना स्लोप पॉइंट ए पर आएगा, यहाँ पे उतना स्लोप पॉइंट सी पर आएगा। ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पे जितना स्लोप पॉइंट ए पर आएगा उतना स्लोप पॉइंट सी पर आएगा। ठीक है, जितना स्लोप इसमें पॉइंट सी पर आएगा उतना स्लोप इसमें पॉइंट ए पर आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जितना डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पर आएगा उतना ही डिफ्लेक्शन इधर भी पॉइंट बी पर आएगा। देयर इज नो चेंज। पॉइंट बी के लिए देयर इज नो चेंज, पॉइंट बी फॉर बोथ द स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, तो I can write this as a simply supported beam which is subjected to UDL over the complete span। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम मिलेगा विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर द कंप्लीट स्पान। एंड पॉइंट बी के लिए सिर्फ ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट बी के लिए ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट बी, अगर मुझे पॉइंट बी पर रिजल्ट लगाने तभी मैं ये कर सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन नॉट राइट हियर ए एंड सी। ए और सी मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, ए और सी के रिजल्ट्स मुझे नहीं मिलेंगे इससे, बट पॉइंट बी का रिजल्ट मुझे यहाँ से मिल जाएगा बिकॉज पॉइंट बी इज एट सेंटर। पॉइंट बी कहाँ पर है, सेंटर पे। तो इन बोथ द स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो पॉइंट बी पे स्लोप डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पे जो पॉइंट बी पे स्लोप डिफ्लेक्शन आएगा, दैट इज इक्वल्स टू इस स्ट्रक्चर में जो पॉइंट बी पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आएगा उसका हाफ। ठीक है, सो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता है। सो डेल्टा B1 is equals to delta B2 and delta B1 plus delta B2 is equals to what, delta B। ठीक है, डेल्टा B किस केस के लिए है, डेल्टा B is for this case, डेल्टा B1 is for this case जो आपको निकालना है, एंड डेल्टा B2 is for this case। क्लियर है। सो यहाँ से आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा B1। सो आई कैन राइट हियर 2 डेल्टा B1, 2 डेल्टा B1 दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा B। एंड डेल्टा B के लिए बताइए क्या होता है फॉर्मूला, अ सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to uniformly distributed load over the complete span। तो deflection at the center क्या होगा, deflection at the center of a simply supported beam which is subjected to UDL over the complete span कितना होता है, it is nothing but equals to 5/4
384. So 5 by 384 WL की power 4 upon EI. So 2 delta B1 is equals to 5 by 384 WL की power 4 upon EI. So delta B1 कितना हो जाएगा? It is 5 by 384 into 2 WL की power 4 upon EI. ठीक है, this is द रिक्वायर्ड रिजल्ट। समझ में आया? तो ये जो रिजल्ट है दिस इज ओनली वैलिड जब आप सेंटर पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं या सेंटर पे स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं या सेंटर पे आप कुछ भी इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज़ प्रोपोर्शनल टू लोड, तभी आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट के लिए यू कैन नॉट अप्लाई। आप ए पे, सी पे, बी, ए पे, सी पे या किसी और पॉइंट पे आप ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, बट सेंटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज सेंटर वाला पॉइंट पे देयर इज नो चेंज इन द इफेक्ट। दोनों ही केसेस में इफेक्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ क्या बोल रहे हैं इस न्यूमेरिकल में? फॉर द गिवन लोडेड स्ट्रक्चर यू हैव टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट हिंज। तो आपको क्या करना है? हिंज पे डिफ्लेक्शन बताना है। यू हैव टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट हिंज। तो क्या आप इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर दिस। देखिए, अगर मैं सपोज दिस इज पार्ट ए, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को पॉइंट बी से फ्री कर रहा हूँ, सपोज मैं इस स्ट्रक्चर को पॉइंट बी से फ्री कर रहा हूँ, सो दिस इज अ कैंटिलीवर बीम ए बी एंड दिस इज अ कैंटिलीवर बीम बी सी। हमने क्या किया? पॉइंट बी से इसको फ्री कर दिया। ठीक है, पॉइंट बी से फ्री कर दिया। नाउ ये जो पी लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है, ये पी का कुछ पार्ट ए बी शेयर करेगा, कुछ पार्ट बी सी शेयर करेगा। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ पार्ट ए बी शेयर कर रहा है, दैट मस्ट बी P1, और कुछ पार्ट बी सी शेयर कर रहा है, दैट मस्ट बी P2। सो P1 प्लस P2 क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल्स टू P। तो यहाँ पे P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू P। और क्या होगा यहाँ पे ड्यू टू दिस फिक्स सपोर्ट, इसका जो डिफ्लेक्शन है इस पॉइंट पे वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से एक आर सपोर्ट मिलेगा, आर सपोर्ट। सपोज दिस आर सपोर्ट इज अपवर्ड इन द पोर्शन ए बी। अगर ए बी में अपवर्ड आ रहा है तो बी सी में क्या होगा? ये डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, नेट क्या होगा? 0 होगा। अगर सपोज ए बी पोर्शन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होना चाहेगा तो बी सी पोर्शन इस पे क्या करेगा? अपवर्ड फोर्स लगाएगा एंड ए बी पोर्शन बी सी पे क्या करेगा? डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे ये इंटरनल हिंज नहीं होता एंड इंटरनल हिंज नहीं होता और यहाँ पे P1 P2 फोर्स लगता, सपोज यहाँ पे लग रहा है P1 फोर्स एंड यहाँ पे लग रहा है P2 फोर्स, तो P1 फोर्स की वजह से सपोज पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन कुछ आता है x एंड P2 फोर्स की वजह से पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन आता है इन द बीम BCY। अगर x ज्यादा होता दैट मीन्स ए बी वाला पोर्शन ज्यादा डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है तो क्या होगा? BC वाला पोर्शन ए बी वाले पोर्शन पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, कि तेरा डिफ्लेक्शन ए बी वाले पोर्शन का डिफ्लेक्शन कम हो जाए। सिमिलरली BC वाला पोर्शन कम डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ए बी वाला पोर्शन उस पर क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा ताकि ए बी वाले पोर्शन का डिफ्लेक्शन बढ़ जाए। ठीक है, सो क्या होगा? एक आर फोर्स ए बी में अपवर्ड लगेगा, एक आर फोर्स बी सी में डाउनवर्ड लगेगा, या तो रिवर्स भी हो सकता है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। अगर ए बी में डाउनवर्ड लगेगा तो ये आर की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, बी सी में अपवर्ड लगेगा तो आर की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। बट इतना तो फिक्स है कि एक में अपवर्ड लगेगा, एक में डाउनवर्ड लगेगा, किसी में भी अपवर्ड किसी में भी डाउनवर्ड लग सकता है। नाउ सेकेंड थिंग, ये जो पी फोर्स लग रहा है, इस पी फोर्स का कुछ पार्ट ए बी शेयर करेगा, कुछ पार्ट बी सी शेयर करेगा एंड दोनों P1 प्लस P2 मिला के क्या हो जाएंगे? P हो जाएंगे। ठीक है, P1 प्लस P2 मिला के क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। सो आई कैन अज्यूम कि जो P1 है दैट इज इक्वल्स टू P एंड P2 क्या है? 0 के बराबर है। रेंडमली कुछ भी ले सकते हो आप, उससे कुछ आंसर में डिफरेंस नहीं आने वाला है। बस P1 प्लस P2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इक्वल्स टू P होना चाहिए। सो आई एम अज्यूमिंग कि P1 की वैल्यू P हो गई, P2 की वैल्यू 0 हो गई। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप P1 को 0 लेके P2 को P भी ले सकते हो, उसमें कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। सो from here we can write compatibility that delta of AB at point B is equals to delta of BC at point B. This is point A, this is B, this is B, this is point C. ठीक है, जो भी आप लोगे, अगर आप P1 को P के बराबर लोगे
और P2 को 0 लोगे तो R की कुछ एक वैल्यू आएगी, P1 को 0 लोगे, P2 को P के बराबर लोगे तो R की कुछ वैल्यू आएगी। तो ये दोनों जो है, ये दोनों P1 R, ये दोनों जो है इनका कॉम्बिनेशन सेम ही मिलेगा। कुछ भी आप ले लीजिए, आप चाहे तो लेके देख लीजिए, आप यहाँ पे 0 रख दीजिए और यहाँ पे कुछ R प्लस P कर दीजिए, R प्लस P, तो आप देखिए क्या आंसर आता है, यू विल गेट सेम रिजल्ट। उसमें R की आपकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो ये P R R का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा सेम ही रहेगा, उसमें R की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो नेट लोड लगेगा वो सेम ही रहेगा इन ऑल द केसेस। कुछ भी आप वैल्यू ले लीजिए P1 P2 की। सो डेल्टा ए बी, डेल्टा एट पॉइंट बी इन द पोर्शन ए बी, इसको मैं लिख सकता हूँ P माइनस आर इंटू एल, कितनी लेंथ है 2L/3 इंटू 2L/3 का होल क्यूब बाई 3EI, दिस इज इक्वल्स टू R इंटू L/3 का होल क्यूब बाई 3EI। तो यहाँ से 3EI से 3EI तो कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट P माइनस आर इंटू 8L³/27, दिस इज इक्वल्स टू R इंटू L³/27। तो L³/27 L³/27 भी कैंसिल हो गया, 8P माइनस 8R इज इक्वल्स टू R। तो R की वैल्यू क्या आ गई, इज 8/9P। R की वैल्यू आ गई 8/9P। अगर आप यहाँ पे 0 रख देते, यहाँ पे R प्लस P रखते तो कुछ और वैल्यू आती है R की, ठीक है, तो वहां से कुछ और वैल्यू आती है R की, बट जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है दैट इज P माइनस आर, नेट फोर्स इधर लग रहा है, इधर R नेट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू सेम ही आएगी आपकी, ठीक है। कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जो नेट फोर्स लगेगा यहाँ पे वो सेम ही लगेगा। सो डेल्टा बी आई कैन राइट इट इज इक्वल टू, कोई से भी पार्ट का ले लीजिए, डेल्टा बी सेम रहेगा। आप BC पोर्शन में ले लीजिए डेल्टा बी, या AB पोर्शन में ले लीजिए, जो इजी लग रहा है वो ले लीजिए। तो यहाँ से BC वाला इजी रहता है डेल्टा बी कैलकुलेट करना, तो BC वाला कैलकुलेट कर लेते, इट इज R इंटू L/3 का होल क्यूब बाई 3EI। तो R इज 8/9 इंटू L³/27 इंटू 3EI। तो डेल्टा बी आ जाता है 8P भी है यहाँ पे, PL³/27 का स्क्वायर इंटू EI, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरनल हिंज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंटरनल हिंज के क्वेश्चन में क्या कॉम्पेटेबिलिटी रहेगी कि इंटरनल हिंज पे दोनों ही पार्ट्स में जो डिफ्लेक्शन रहेगा दैट इज सेम, दैट इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इन द पोर्शन ए बी विल बी इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन इन पॉइंट बी इन द पोर्शन BC। ये कॉम्पेटेबिलिटी है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो फॉर दिस न्यूमेरिकल क्या दिया इसमें, फॉर द गिवन लोडेड स्ट्रक्चर डिटरमाइन द कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप बिटवीन B एंड C। तो यू हैव टू कैलकुलेट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन B एंड C। नाउ देखिए क्या दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर में, देयर आर 2 कैंटिलीवर बीम, द फर्स्ट कैंटिलीवर बीम इज द अपर वन। तो अपर कैंटिलीवर बीम कौन सा है, AB, एंड लोअर देयर इज वन मोर कैंटिलीवर बीम दैट इज लोअर वन, दैट इज AC। सो 2 कैंटिलीवर बीम है, अपर वन इज AB एंड लोअर वन इज AC। सो अपर कैंटिलीवर बीम पे आप देखिए, अपर कैंटिलीवर बीम पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, एंड ये जो दोनों कैंटिलीवर बीम है अपर एंड लोअर दैट इज AB एंड AC, इनके बीच में कितना गैप है, 5 mm का गैप है इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों कैंटिलीवर बीम्स के बीच में कितना गैप आ रहा है, 5 mm का गैप आ रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको कैलकुलेट करना है कि 5 न्यूटन की वजह से अगर जो अपर कैंटिलीवर बीम है उसका डिफ्लेक्शन 5 mm से ज्यादा आ जाता है, ये 5 न्यूटन लोड की वजह से अगर अपर कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन 5 mm से ज्यादा आ जाता है, देन इन दैट केस क्या होगा, A और B के बीच में कांटेक्ट हो जाएगा। अगर इस 5 न्यूटन के लोड की वजह से डिफ्लेक्शन 5 mm से कम आता है, दैट मीन्स A और B के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा। अगर ऊपर वाला कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन 5 mm से कम आ जाता है, 5 न्यूटन लोड की वजह से 5 mm से कम आता है, दैट मीन्स A और B के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। A और B के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं होगा, देन इन दैट केस कांटेक्ट फोर्स कितना आ जाएगा, कांटेक्ट फोर्स विल बी 0, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा 0, ठीक है। अगर पॉइंट B का जो डिफ्लेक्शन है वो 5 न्यूटन की वजह से 5 mm से ज्यादा आ जाता है, अगर डिफ्लेक्शन 5 mm से ज्यादा आ जाता है, दैट मीन्स क्या होगा, ये पॉइंट C पे टच हो जाएगा, जो B है वो पॉइंट C पे टच हो जाएगा, एंड ये C पर कुछ लोड लगाएगा जिसकी वजह से AC पोर्शन का भी डिफ्लेक्शन होगा, एंड फिर उसके लिए हमें कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन को डेवलप करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं फ्री डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B।
So free deflection of B, that is delta B, this is equals to PL cube by 3EI. P क्या है? P is 5 न्यूटन, L is 0.2 मीटर, तो 0.2 का क्यूब अपॉन 3, E है 166.67 गीगा पास्कल, तो 10 की पावर 9 आ जाएगा। एंड I दिया है 8 mm, तो 8 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से डेल्टा बी देखिए किस में आएगा? मीटर्स में आएगा। डेल्टा बी विल बी इन मीटर्स। देखिए कितना आ रहा है। सो ये आ रहा है 9.99 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट इज 9.99 mm, विच इज अराउंड 10 mm। सो डेल्टा बी कितना आ गया? डेल्टा बी इज 10 mm। दैट मीन्स ये जो बीम है, ए बी बीम का डिफ्लेक्शन 5 mm से ज्यादा है। दैट मीन्स ये ए बी बीम कॉन्टेक्ट में आ जाएगा किसके? एसी के। एंड देन ये एसी पे एक फोर्स लगाएगा और इसमें भी डिफ्लेक्शन होगा, किसमें? एसी में भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। सो कैन आई राइट कॉम्पेटिबिलिटी, दैट इज डेल्टा ऑफ सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ बी -5 mm। देखिए जितना बी का डिफ्लेक्शन होगा, बी का जितना डिफ्लेक्शन होगा उससे 5 mm कम किसका डिफ्लेक्शन होगा? सी का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। सो जब ये बीम आके रेस्ट करेगा सी पे, तो सी बीम क्या करेगा? इस बी के डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करेगा। दैट मीन्स ये सी जो है वो बी के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लाइक दिस इज आर। एंड सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बी किसके ऊपर लगाएगा? सी के ऊपर। सो दिस इज आर। ठीक है। सो इन दैट केस क्या होगा? जितना डिफ्लेक्शन बी में आएगा उससे 5 mm कम डिफ्लेक्शन किस में आएगा? सी पे आएगा। जितना डिफ्लेक्शन बी पे आएगा उससे 5 mm कम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? सी पे आएगा। सो कैलकुलेट करिए सी पे डिफ्लेक्शन। सो सी पे डिफ्लेक्शन आई कैन राइट R इंटू एल क्यूब बाई 3EI। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो EI आप रखेंगे वो किसका रखेंगे? AC का। डेल्टा बी विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस R इंटू एल क्यूब अपॉन 3EI। यहाँ पे EI किसका रखोगे? AB का, -5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है। दिस इज योर कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? R का वैल्यू आ जाएगा। R इंटू 0.2 का क्यूब अपॉन 3 इंटू E इज 166.67 टू 10⁻⁹। I कितना है? फॉर द पोर्शन AC I इज 10 mm की पावर 4। सो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻12। दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस R इंटू L इज 0.2 का क्यूब अपॉन 3 इंटू E इज 166.67 इंटू 10⁻⁹ इंटू I फॉर AB इज 8 mm की पावर 4। तो कितना आ जाता है? इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 -5 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ R। R का वैल्यू कैलकुलेट करिए। सो ये आ जाएगा 5 इंटू 0.2 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 166.67 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻3। दिस इज इक्वल्स टू R इंटू 0.2 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 166.67 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻3 प्लस R इंटू 0.2 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 166.67 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इंटू 1/10 प्लस 1/8। दिस इज इक्वल्स टू, ये सब आप कॉमन लेके ऊपर लेके आ जाइए, दैट इज 3 इंटू 166.67 टू 10⁻⁻3 अपॉन 0.2 का क्यूब, ब्रैकेट में आ जाएगा 5 इंटू 0.2 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 166.67 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻3। और ये माइनस आएगा, दिस इज माइनस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए द वैल्यू ऑफ R। द वैल्यू ऑफ R इज कमिंग आउट टू बी 1.388 न्यूटन। R की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 1.388 न्यूटन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कॉम्पेटिबिलिटी यूज किया? यहाँ पे हमने कॉम्पेटिबिलिटी यूज किया द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट C प्लस 5 mm। तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा ये। ठीक है, इस तरीके से डिफ्लेक्शन होएगा। बी का डिफ्लेक्शन सी के डिफ्लेक्शन से 5 mm ज़्यादा होगा, या आप बोल सकते हैं सी का डिफ्लेक्शन बी के डिफ्लेक्शन से 5 mm कम होगा। वन इन द सेम थिंग।